पिछले वीडियो में हम ये पाठ अध्ययन पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम इसके अभ्यास संबंधी प्रश्न देखेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न दिया है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो पहला दिया है, अध्ययन किसका एक प्रधान साधन है। तो ये लिखना है हमें दोनों का, आनंद का भी और ज्ञान का भी। अनेक विघ्न बाधाओं को पार कर तथा भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेलकर मनुष्य क्या करता रहा है। तो इसका आधार है उन्नति। विद्या अभ्यासी पुरुष को किसका अभाव नहीं रहता। इसका आंसर है साथियों का। हमें कैसी पुस्तकों का चयन करना चाहिए। हमें अच्छी, उपयोगी एवं सुरुचिपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, चयन करना चाहिए। अब देखा है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न में देखना है। तो इसका आंसर है, अध्ययन में हमें अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। दूसरा लिखा है, साथियों का अभाव किसे रहता है। तो इसका आंसर है विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव नहीं रहता है। दूसरा प्रश्न तीसरा दिया है, एकाग्रचित्त अध्ययन के लिए कौन सा समय उपयुक्त होता है। तो इसका आंसर है एकाग्रचित्त अध्ययन के लिए प्रातःकाल का समय उपयुक्त होता है। फिर चौथा प्रश्न दिया है, अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया क्यों करनी पड़ती है। तो इसका आंसर है, अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया इसलिए करनी पड़ती है ताकि पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। अब इसका अगली हेडिंग है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, किस बात को अध्ययन नहीं कहा जा सकता। तो इसका उत्तर है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना ध्यान लगाए पुस्तकों के पन्ने उलटते जाने को अध्ययन नहीं कहा जा सकता। दूसरा है, बड़े बड़े विद्वानों ने गंभीर विचारों को हम कैसे जान सकते हैं। तो इसका उत्तर है, बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को हम अध्ययन के द्वारा जान सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, अध्ययन का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है अध्ययन का अर्थ है लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय में ग्रहण करना। चौथा प्रश्न है, कैसी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसका उत्तर है, ऐसी पुस्तकें जिनकी विषय सूची दूषित हो, शब्दावली दिखावे से पूर्ण हो और विचार किसी काम के ना हो, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न हेडिंग है हमारी अगली दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसका जो पहला प्रश्न है वो दिया है, जो व्यक्ति अध्ययन नहीं करता उसे किन बातों का पता नहीं चलता। तो इसका उत्तर है, जो व्यक्ति अध्ययन नहीं करता उसे पता नहीं चलता कि मनुष्य की ज्ञान परंपरा किस सीमा तक पहुंच रही है। वह अंधकार में गिरता पड़ता रहता है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में भटकता फिरता है और यह नहीं जानता कि मनुष्य के श्रम से एक प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। दीर्घोत्तरीय का दूसरा प्रश्न है, अध्ययन से हमें कौन सी बातें ज्ञात होती हैं। तो इसका आंसर है, अध्ययन से हमें बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति एवं उनके उत्थान और पतन के विषय में पता चलता है। इससे हम विद्वानों के गंभीर विचारों को जानकर संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता का प्रभाव कभी रुकता और कभी पीछे हटता, किंतु अनिवार्य वेग के साथ बहता हुआ आगे बढ़ता अनेक विघ्न बाधाओं को पार कर तथा भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेलकर उन्नति करता रहता है। अगला है, अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए। तो इसका आंसर है, अध्ययन नियम पूर्वक करना चाहिए। हमें प्रातःकाल का समय न मिलने पर अध्ययन के लिए कोई भी समय तय कर लेना चाहिए। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया भी होनी चाहिए। अध्ययन करते समय हमें एक नोटबुक भी रखनी चाहिए जिससे महत्वपूर्ण अंशों को उसमें लिखा जा सके। चौथा है,
अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में कब सहायक हो सकता है? तो इसका उत्तर है अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कुछ पुस्तकों से हाथ लगे उसका पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि अच्छी अच्छी और उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना भी है। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है। अब हम देखेंगे अर्थबोध। इसमें पहला प्रश्न लिखा है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य का समय निश्चित होने की आवश्यकता है। एकाग्रचित्त अध्ययन के लिए प्रातःकाल का समय उपयुक्त होता है। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नान आदि से उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। प्रातःकाल का समय न मिलने पर सुबीती के लिए कोई भी समय रखा जा सकता है, चाहे सवेरे का समय हो, चाहे रात का, चाहे 1 घंटे का समय हो, चाहे 2-3 घंटे का। नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला है, पहला प्रश्न पूछा है अध्ययन के लिए मुख्य बात क्या है? तो इसका उत्तर है नियम पूर्वक पढ़ना। दूसरा प्रश्न दिया है प्रातःकाल का समय किसके लिए उपयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है अध्ययन के लिए। सूरदास के विषय में क्या प्रसिद्ध है, ये लिखा है ना, सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नान आदि से उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान ग्रहण करते थे। तो ये हमारा तीसरे का आंसर हो गया। अब चौथा दिया है, इस गद्यांश में किस संदर्भ में नियम का पालन करने की आवश्यकता बताई गई है? तो इसका आंसर है इस गद्यांश में अध्ययन के नियम व पालन आवश्यक बताया गया है। अब लिखना है हमें भाव स्पष्ट पे आ गए। अब निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। लिखा है, वह अंधकार में गिरता पड़ता, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में भटकता फिरता और यह जानता ही नहीं कि मनुष्य के श्रम से एक प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। तो इसका आंसर है जो मनुष्य अध्ययन में वंचित होता है वह अपने जीवन में सदैव गलत रास्तों पर भटकता रहता है और कठिनाइयों का सामना करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। उसे इस बात का भी ज्ञान नहीं होता कि मनुष्य अपने श्रम से कई बार अपने मार्ग की कठिनाइयों को दूर करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। दूसरी पंक्ति खा वाले में लिखा है, मनुष्य की सभ्यता का प्रवाह कभी रुकता कभी पीछे हटता, किंतु अनिवार्य वेग के साथ बहता हुआ आगे ही बढ़ता आया है। तो इसका आंसर लिखना है, जब से मानव सभ्यता ने पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से ही पृथ्वी पर विकास होता जा रहा है। कभी वह विकास की धीमी गति से हुआ है तो कभी तेज गति से, परंतु निरंतर होता रहा है। दिखना है गा वाला देखना है। कभी दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गुण रहस्यों की था ली है, सदा उसकी बात सुनते हैं और उसकी आशंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसका आंसर है, एक शिक्षित व अध्ययनशील व्यक्ति अपने जीवन में कभी अकेला नहीं होता। उसके पास उन महान कवियों, दार्शनिकों और विद्वानों जिन्होंने प्रकृति से प्रत्येक रहस्य को मानव जाति को समझाया है और सिद्ध महात्माओं जिन्होंने आत्मा व परमात्मा के संबंधों पर प्रकाश डाला है कि पुस्तकें होती हैं जिनका अध्ययन करके उसे सभी प्रश्नों का समाधान प्राप्त हो जाता है। अब देखना है हमें भाषा और व्याकरण बोध में पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह करो, समास का नाम लिखो। तो पहला समासिक पद दिया है प्रतिभा संपन्न, तो इसका समास विग्रह होगा प्रतिभा से संपन्न। तो आप लोग याद करो, जब मैंने आपको समास बताए थे तो क्या बताया था कि से शब्द जो होता है वो किस में होता है, कर्ता। आपको याद होंगे कर्ता कारक कितने हैं, याद है ना, कारक जितने भी कारक चिन्ह होते हैं वो काय में जाते हैं, मैंने क्या बताया था, वो सब तत्पुरुष समाज में जाते हैं। तो प्रतिभा से संपन्न तत्पुरुष समाज। इसी तरह से मैं विघ्न और बाधाओं में आएगा
सॉरी, बिघन बाधाओं का जो विग्रह होगा वो होगा बिघन और बाधाएं। इसका जो समास होगा वो द्वंद्व समास होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं जहाँ और शब्द आ जाता है ना, समुच्चय बोधक और जो आ जाता है वहाँ पर हो जाता है द्वंद्व समास। इसी तरह से और शब्द दिए हुए हैं। पहला दिया है बेधड़क, तो बिना सोचे, तो बे शब्द जिसमें आता है वो अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा लिखा है महान है जो पुरुष, तो महापुरुष का होता है महान है जो पुरुष। ये किस में जाएगा? ये वैसे बहुब्रीहि में भी जा सकता है, पर अगर हम कहते महान है जो पुरुष महात्मा गांधी, तो वो जाता अव्ययी भाव समास, सॉरी, तो वो जाता अव्ययी भाव में। अभी ये जाएगा हमारा कर्मधार में, क्योंकि हम किसी एक के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं महान है जो पुरुष, मतलब कोई भी पुरुष महान हो सकता है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला दिया है सुरुचि, तो इसका विग्रह होता है अच्छी रुचि, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। अब हम देखेंगे निम्नलिखित शब्द जो अशुद्ध लिखे हैं तो उनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो पहला शब्दावली गलत लिखा है तो मैंने लिख के दिए हैं। शब्दावली स्नानादि, विद्या विषय, अभ्यासी, सहानुभूति, एकाग्र, परिचित, उद्विग्न, प्रकरण, संस्कार और दूषित। ये हिंदी के ऐसे वर्ड होते हैं कुछ जहाँ छोटी छोटी मात्राओं के कारण शब्द गलत होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन मात्राओं को ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कौन सी मात्रा लगी है और कहाँ क्या लिखना है। अब हमें देखना है। तीसरा प्रश्न दिया है उदाहरण समझो और सील प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ, उनके अर्थ भी लिखो। तो यहाँ पे लिखा अध्ययनशील, तो इन्होंने दिया है उदाहरण दिया है अध्ययनशील को एक साथ लिखा है, फिर में लिखा है अध्ययन में निष्ठा रखने वाला। इसी तरह से सत्यशील, धर्मशील, कर्मशील, गुणशील और पुण्यशील। अब यहाँ पर मैंने पूरा शब्द नहीं लिखा है, तो आप पूरा इसको चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो याद भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा है अध्ययन में, अध्ययनशील क्या होगा? अध्ययन में निष्ठा रखने वाला। इसी तरह सत्यशील का होगा सत्य में निष्ठा रखने वाला, धर्मशील का होगा धर्म में निष्ठा रखने वाला, कर्मशील का होगा कर्म में निष्ठा रखने वाला, गुणशील का होगा गुण में निष्ठा रखने वाला और पुण्यशील का होगा पुण्य में निष्ठा रखने वाला। अब दिया है यहाँ पर क्रियात्मक, तो ये आपको पूछकर ऐसी पुस्तकों की सूची बजाओ जिनका अध्ययन आपके लिए लाभप्रद हो। तो अगर हम लोग मिलते हैं कभी तो मैं आपको बता दूंगी जो आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।